बात करेंगे हम कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफ़ेक्ट की। तो जो कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफ़ेक्ट है ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफ़ेक्ट दोनों को समझें ताकि हमें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट क्या है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, फिर एक बॉन्ड छोड़ के इससे आगे डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। तो अगर आप देखें तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है एंड कार्बन 3 और कार्बन 4 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन एटम के साथ, तो जो पहला बॉन्ड बनेगा दिस इज़ सिग्मा बॉन्ड और जो सेकंड बॉन्ड बनेगा दिस इज़ पाई बॉन्ड। और एक और चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर डीलोकलाइज्ड। ये क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड। अब डीलोकलाइज्ड का मतलब ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना जो ऑर्बिटल है ये वाला, यहाँ पर कार्बन के ऊपर भी एक ऑर्बिटल मौजूद होगा, तो पाई ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये हाफ इस तरह से प्लेन के ऊपर और हाफ नीचे होगी। और डीलोकलाइज होने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये एक जगह पर फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। जबकि ये जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये फिक्स्ड होती है। बस ये आपने बातें जो हैं वो याद रखनी है जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो उसमें जो पहला बॉन्ड बनेगा वो तो सिग्मा बनेगा, अब बाकी जो दो बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड बनेंगे, ये वाले दो बॉन्ड। तो इसलिए इसमें आप देखें कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान दिस इज़ सिग्मा बॉन्ड और ये जो बॉन्ड है दिस इज़ पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड हैं। अब मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से डीलोकलाइज्ड हैं। इसी तरह कार्बन 3 और कार्बन 4 के दरमियान अगर आप देखें तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर डीलोकलाइज्ड। देखें कार्बन 1 के ऊपर p ऑर्बिटल मौजूद है, इसी तरह से कार्बन 2 के पास भी p ऑर्बिटल मौजूद है एंड सेम गोज़ फॉर कार्बन 3 एंड कार्बन 4। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है पाई इलेक्ट्रॉन्स की ये इस तरह से प्लेन के हाफ ऊपर और हाफ नीचे होगी और हाफ ऊपर और हाफ नीचे होगी। अब ये डीलोकलाइज्ड किस तरह से होते हैं? ये जो p ऑर्बिटल है ये वाला और ये वाला, यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मौजूद है, तो ये कार्बन 2 क्या करता है कि ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कुछ कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान भी शेयर हो जाएगी, कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान यहाँ पर, और इसी तरह से ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये भी यहाँ पर शेयर हो जाएगी। कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। और इसी ओवरलैपिंग को हम एक टर्म है कॉन्जुगेशन, इसी ओवरलैपिंग को हम नाम क्या देंगे जी? दिस इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेशन। सो हमने देखा कि जो p ऑर्बिटल्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि जो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है जो पाई बॉन्ड की वजह से आई है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मज़ीद नेक्स्ट कार्बन की तरफ शेयर हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या है फिर। सो बेसिकली कॉन्जुगेशन जो है इट्स ए ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, कि ये दरअसल p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो शेयर हो जाती है। अब ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो डीलोकलाइज होने की वजह से शेयर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो इफ़ेक्ट है कॉन्जुगेशन का,
ये रेजोनेंस के साथ कैसे जुड़ा हुआ, क्योंकि जिस भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा उसी में आपको रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज ये वाला हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब मैं डबल बॉन्ड बनाता हूँ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो इसमें आप देखें पाई बॉन्ड फिर मौजूद है, फिर सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, फिर पाई बॉन्ड मौजूद है, फिर सिग्मा बॉन्ड है और फिर लास्ट पे आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इस तरह आपको एक अरेंजमेंट देखने को मिलेगी कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। और ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल हैज़ कॉन्जुगेशन, कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन मौजूद है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन मौजूद है। अब कॉन्जुगेशन होने की वजह से हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें कॉन्जुगेशन मौजूद होती है तो उसमें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। वो कभी भी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं होगा। मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मैंने आपको बताया था डी लोकलाइज्ड होती है। ये अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाए कुछ, देखें इस तरह से कि ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उससे आगे शिफ्ट, ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, और ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पर मौजूद है ये अगर लास्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, लास्ट कार्बन के ऊपर ये वाली अगर शिफ्ट होगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और देखें इस टर्मिनल कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इससे नेक्स्ट मूव कर चुकी है। तो ये हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए इस मॉलिक्यूल के लिए जिसमें कॉन्जुगेशन मौजूद थी। इट्स मीन कि जिस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन मौजूद होगी उसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा। अब रेजोनेंस इफ़ेक्ट बेसिकली क्या चीज़ है? रेजोनेंस इफ़ेक्ट ये है कि हम इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ पॉसिबल। कि मॉलिक्यूल के अंदर देखें, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज इस बार हम बेंजीन जो हमारा फेवरेट ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है इसको हम कंसिडर करते हैं, और इसकी हम पहले देखेंगे कि क्या इसमें कॉन्जुगेशन मौजूद है। अगर कॉन्जुगेशन हुई तो इट्स मीन कि इसमें रेजोनेंस भी होगी। देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये इस कार्बन के दरमियान अगर शेयर हो जाए, और ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस कार्बन के दरमियान, और ये वाली इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इससे नेक्स्ट, तो कुछ इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अब देखें इससे नेक्स्ट मूव होगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये वाली इससे नेक्स्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाली इससे नेक्स्ट। तो इट्स मीन कि यहाँ पर देखें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन तो मौजूद है, यानी कि जो पी ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग मौजूद है, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मौजूद है। तो इस वजह से जो बेंजीन है वो अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड रेजोनेंस इफ़ेक्ट, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेजोनेंस इफ़ेक्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं, इसको मैंने 1 का नाम दिया और इसको 2 का, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसको हम कहेंगे कि दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैनोनिकल, कि ये एक दूसरे से मिलते हुए स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब भी आप
बेंजीन की मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ को अगर बयान करना चाहेंगे, मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको फिर हम ना तो इस तरह से लिखेंगे ना फिर इस तरह से लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि आप इसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि इस रिंग के अंदर घूम रही है, वो कोई एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है। कॉन्जुगेशन तो मौजूद है, तो कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है इसके दरमियान वो इस सर्कल के अंदर एक तरह से कैद हो चुकी है। कॉन्जुगेशन को तो हमने देख लिया कि पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। अब पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है। मिसाल के तौर पे पहली जो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, अगर डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड के साथ आ जाए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, इसमें भी कॉन्जुगेशन मौजूद है। देखें, पाई बॉन्ड ये वाला, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर इसके बाद पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन मौजूद है। इट्स मीन कि यहाँ पर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं पॉसिबल हैं। जैसे इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, ये मैंने आपको कहा है कि ये फिक्स्ड नहीं होती, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और इसी तरह से ये भी फिक्स्ड नहीं है। अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इससे आगे शिफ्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इससे टर्मिनल कार्बन के ऊपर चले जाएं। तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इससे आगे शिफ्ट हो जाएगी, और दरमियान में अब ये वाली इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये हमने इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। सो जो पहली टाइप है उसमें डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा और फिर डबल बॉन्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप है, ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद हो, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो इसमें देखें, यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद पाई बॉन्ड होना चाहिए, फिर सिग्मा बॉन्ड है और फिर यहाँ पर तो 2 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये इससे चले, इधर से नहीं बल्कि इधर से, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर आ जाएगी और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये इस टर्मिनल कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये वाला जो एक बॉन्ड है ये इससे आगे ज़रा फिसल जाएगा और इस टर्मिनल कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ से जो एक पाई बॉन्ड है ये इससे आगे शिफ्ट हो गया और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक जो बॉन्ड है वो यहाँ पर एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 बॉन्ड मौजूद थे, ट्रिपल बॉन्ड थे, अब ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिखा है। अब देखें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये इस कार्बन के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिख दिया है। तो जहाँ पर भी कॉन्जुगेशन होगी वहाँ पर हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगी। दीज फिनोमिनाज आर रिलेटेड टू ईच अदर। रेजोनेंस इफेक्ट वहाँ पर मौजूद होगा जहाँ पर कॉन्जुगेशन मौजूद होगी। अब इसमें देखा आपने कि डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था। ये इसकी सेकंड टाइप थी। अब हम इसकी थर्ड टाइप को देखते हैं। अब थर्ड टाइप में क्या पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्मिनल कार्बन है ये वाला कार्बन, इसके पास एम्प्टी
p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है अगर यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाए इस ऑर्बिटल में, इसको फिल कर दे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन मौजूद है। ये भी इसकी एक टाइप है कि पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव। इसके अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, वैसे मैं सिर्फ एक एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके काफ़ी और ज़्यादा भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। तो मेरा मकसद या मेरा जो मिशन है वो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करवाना है कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये इस कार्बन के दरमियान और इस कार्बन के दरमियान अगर शिफ्ट हो जाए, यहाँ से ये वाली इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस कार्बन के दरमियान आ गई, यानी कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान आ गई। अब यहाँ 3 के पास तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी इस ऑर्बिटल के पास हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी हो गया। 2 के पास तो नहीं एम्प्टी हुआ, देखें 2 ने तो अपना ये बॉन्ड इस्टेब्लिश किया हुआ है 3 के साथ। तो ये भी इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है, ये वाला। तो ये इसकी थी थर्ड टाइप। इसी तरह से इसकी फोर्थ टाइप को हम देखते हैं। फोर्थ टाइप में क्या होगा कि ये भी पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड मौजूद है और फिर लास्ट कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। इट्स मीन कि ये जो थर्ड कार्बन है, ये 1 और 2 और ये 3, थर्ड कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लोन पेयर, वैसे लोन पेयर तो नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर कार्बन 2 और 3 के दरमियान शेयर हो जाए, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये यहाँ से मूव करके इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम अगर बनाएं तो ये कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं कि कार्बन 2 और 3 के दरमियान ये डबल बॉन्ड जनरेट हो गया और 2 और 1 के दरमियान ये जो बॉन्ड था ये 1 के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में भी कॉन्जुगेशन मौजूद है, लेकिन कॉन्जुगेशन किस तरह से मौजूद है कि डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर नेगेटिव चार्ज। सो ये जो फर्स्ट और ये जो सेकंड है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के। दीज आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, या फिर इसको हमने दूसरा नाम दिया था, दीज आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। एक और हम इसके लिए नाम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर, कि जिनसे मिलकर अब एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए हमें डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ता है और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप देखेंगे। जैसे बेंजीन के केस में जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर था वो ये वाला था, कुछ इस तरह से हमने उसको देखा था कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। तो प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, एक मॉलिक्यूल की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए आप जो उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये हमने इसकी 4 टाइप्स को देख लिया। अब हम इसकी ना एक और टाइप को देखते हैं जिसमें आपके पास अब हम इसकी 5वीं जो टाइप है उसको देखते हैं। इस तरह से भी पॉसिबल है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन 1 और 2 के दरमियान और 3 के ऊपर लोन पेयर मौजूद हो। अब इसमें अगर आप कॉन्जुगेशन देखें तो सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद एक लोन पेयर मौजूद है। तो ये भी एक कॉन्जुगेशन की टाइप है जिसमें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फिर लोन पेयर मौजूद है। तो इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये जो लोन पेयर है कार्बन 3 के पास, ये अगर कार्बन 2 और 3 के दरमियान शेयर हो जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये यहाँ से इससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर मूव कर जाएगी। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर कार्बन 2 और 3 के दरमियान ये जो लोन पेयर है ये अपना बॉन्ड बना लेगा। कार्बन 2
और 3 के दरमियान जो है ये बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो ये इसकी 5वीं टाइप थी। तो आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड की, फिर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जिस मॉलिक्यूल में, जिस भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन मौजूद होगी, वहाँ पर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगी, रेजोनेंस इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे हमने इसकी 5 टाइप्स को अब डिस्कस कर लिया, तो 5 टाइप्स को डिस्कस करने के बाद हमारे जहन में कुछ बातें ये अंडरस्टैंड हुई हैं कि कॉन्जुगेशन की टाइप्स क्या हैं, कॉन्जुगेशन होती क्या है बेसिकली, और ये किस तरह से रेजोनेंस के साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।